नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर और जीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने कल से मध्य प्रदेश के भूगोल के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा करना प्रारंभ की है और आज उसी क्रम में हम आपके सामने दूसरा सेशन लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर और उसी की आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो कि इस प्रकार का होगा। देखिएगा दोस्तों, जिंदगी उसी के साथ खेलती है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई तो इसमें टूटकर बिखर जाता है और कोई इससे संघर्ष करते हुए निखर जाता है। कोई तो टूटकर इस पे बिखर जाता है और कोई संघर्ष करते हुए इससे निखर जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत करने से पहले जो आपको पता है, जो रूपरेखा हमारे क्लास के प्रारंभ में रहती है और आपको पता होगा, और यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैंने अनुभव किया है, मेरे अनुभव के आधार पर मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर जो देखने को मिला है, यहाँ की टेस्ट सीरीज, यहाँ का रोजगार निर्माण का संकलन, साथ में यहाँ के नोट्स और यहाँ के फिर कक्षाएं तो ठीक ठाक रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर आपको बेहतर अनुभव प्राप्त करना है, इससे लाभ लेना है, तो आप जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करके वहां पर अनेक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप कुछ सोर्स का उपयोग करते हुए वहां पर किसी और चीज़ों को एक्सेस करना चाहें तो अन्य चीज़ों को भी वहां पर आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न आपके सामने मौजूद है कि मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं। क्या कहा जा रहा है, अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं। तो अफीम उत्पादक जिले में आप बताएंगे जो मध्य प्रदेश का आप सबसे नॉर्थ में जाएंगे या फिर आप कहें वेस्ट टू नॉर्थ जब जाएंगे तब आपको दो जिले दिखेंगे। जब एमपी का आप मैप बनाते हैं तो एमपी का मैप में देखिएगा, यहां पर यहां पर आपके दो डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। एक होता है आपका मंदसौर और दूसरा आपका होता है नीमच। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए मंदसौर और नीमच को अफीम उत्पादक जिला माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अफीम उत्पादक जिला मंदसौर और नीमच। जबकि आपका जो खंडवा और बुरहानपुर होता है, यहाँ पर कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इन्हें कपास डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। आपका खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट आपके, यहाँ पर कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। साथ ही बात करें भिंड मुरैना जो क्षेत्र है, यहाँ पर सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इन्हें सरसों जिले के नाम से जाना जाता है। जबकि आप देखेंगे सतना रीवा वाला क्षेत्र, रीवा को यहाँ पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है आपका कौन सा, रीवा। धान का कटोरा के रूप में जाना कौन जाएगा आपका, रीवा। तो ये आप ध्यान रखिएगा सभी कूटों के बारे में, कौन कौन सा विकल्प आपको क्या क्या संदर्भित कर रहा है उसके बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका होगा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया है। ठीक है, प्रश्न क्या आपके सामने कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जिसे किसमें शामिल किया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कुल आपके कितने टाइगर प्रोजेक्ट में कितने राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल माने गए हैं। उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 6 संख्या। तो 6 संख्या की बात करें तो 6 + 5, ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। क्लियर हुआ। जब राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 है तो इनमें से आप देखेंगे 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। वो कौन कौन से हैं तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैप में मैं मेंशन करूंगा सभी राष्ट्रीय उद्यान को जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है और कब कब कहां पर चल रहा है वो देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप देखेंगे मंडला,
मंडला में है आपका कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा आपका, मंडला में। फिर आप देखेंगे उमरिया जिले में, यहाँ पर आपका उमरिया जिला है, तो उमरिया जिले में आपको मिलेगा बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर छतरपुर पन्ना वाले क्षेत्र में, तो छतरपुर पन्ना वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, छतरपुर प्लस पन्ना, यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। तो कितने हो गए, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना। फिर इसके बाद देखेंगे आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका होशंगाबाद में मिलेगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। 4 हो गए, 2 और बचेंगे आपके। एक हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पे संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी और शहडोल। यहाँ पे आपका सीधी शहडोल में, ये शहडोल प्लस सीधी, यहाँ पर मिलेगा आपको संजय राष्ट्रीय उद्यान। कितने हो गए आपके, 5, पन्ना, संजय, बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा, और एक और हो जाता है आपका जिसे कहा जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका छिंदवाड़ा और सिवनी में, यहाँ पर आपका छिंदवाड़ा और यहाँ पर आपका सिवनी, इन दोनों में जो है आपका उसका नाम हो जाएगा आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो कितने, कान्हा किसली, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है। और बात करें कि कहां पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है, तो 1975 में, 1974 में। भारत की बात करें तो भारत में क्या है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना, यह प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना है। तो ये कब शुरू हुई है, 1973। और सबसे पहले आपका जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में, उसे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया। और दूसरा वह स्थान है आपका मध्य प्रदेश वाला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। बाकी आप ये देख रहे 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आप एक और देख पाएंगे कि एक हमारे यहाँ पर अभ्यारण्य है जिस पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, वो अभ्यारण्य कौन सा होगा, ठीक है। भारत अपना मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ एक अभ्यारण्य भी है जहां पर आपका क्या संचालित है, वहां पर आपका आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रातापानी है, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपका नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान, दोनों में से कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। माधव ये तो शिवपुरी में है, बांधव ये आपका उमरिया में, संजय सीधी और शहडोल में आ जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो पैराडाइज फ्लाईक्लेचर। पैराडाइज फ्लाईकैचर को मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और राज्य पक्षी यह इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वास्तविक नाम आपको मिलेगा दूधराज, तो मध्य प्रदेश का। जबकि मोर क्या हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका दूधराज। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को पता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो इसी दिन को हम मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध निर्माण हुआ है, मतलब कौन सा बांध निर्मित है। तो आपने देखा होगा कल वाली क्लास अगर ध्यान से आपने सुनी है, अगर नहीं सुना है तो पहले कल की क्लास देखिएगा, वहां पर आपसे कुछ मैंने पूछा है तो उसके आंसर करिएगा, और आज की क्लास करिएगा उसके आंसर करिएगा। जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, सबसे पहले जो आंसर करेंगे उसका मैं नाम यहाँ पर आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखिएगा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध निर्मित नहीं है यह बताना, कौन सा बांध निर्मित है यह बताना है, ठीक है। देखिएगा, कोलार बांध इस पर निर्मित नहीं है, राजघाट बांध ये आपका कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर,
बेतवा नदी पर है ये। गांधी सागर बांध चंबल पर है। करवा बांध ये आपका मध्य प्रदेश में, दोनों मध्य प्रदेश के है ही नहीं, ठीक है। तो गांधी सागर बांध कहाँ हो जाएगा आपका? चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर निर्मित आपका गांधी सागर बांध है। इसके अलावा दो और बांध है, आपने सुना होगा, एक हो जाएगा जवाहर सागर, एक राणा प्रताप सागर। तो ये प्रमुख दो और बांध है आपका कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। जो गांधी सागर बांध है, ये गांधी सागर के बांध के बारे में आपको यह जरूर पता होगा कि गांधी सागर बांध की जो क्षमता है, ठीक है, गांधी सागर बांध की जो क्षमता है कितना मेगावाट है? तो 1115 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है यहाँ से। कितना? 1115 मेगावाट बिजली। और इसकी नींव रखी गई थी आपका 1954 में। क्लियर है? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? ये कल वाला प्रश्न है, कल इसकी चर्चा की जा चुकी है। विभाजन के बाद अब कुल कितने राज्य बचेंगे आपके? कुल राज्यों की संख्या बचेगी आपकी 5 राज्यों की संख्या बचती है। तो 5 राज्यों की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ साझा होती हैं, वो 5 राज्य हो जाएंगे आपके। एक हो जाएगा यूपी, एक हो जाएगा आपका राजस्थान, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र और आपका पूर्व की ओर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टस जिला कौन सा है? अब यहां पर आपको यह बताना है कि एस्बेस्टस का उत्पादन किस जिले में होता है। तो आपको पता होगा झाबुआ जिला एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां से आपका एस्बेस्टस का उत्पादन होता है, ठीक है। कौन सा जिला आपका? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, जहां पर किसका उत्पादन होता है? एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। बात करें हम जबलपुर में किसका उत्पादन होता है? जबलपुर में आप मेन एक की बात करें, वैसे तो लोहा इसके भी मिलता है आपका जबलपुर में, लेकिन यहां पर संगमरमर, ठीक है, संगमरमर का उत्पादन होता है यहां से आपका मध्य प्रदेश के। बालाघाट में आपको पता होगा यहां पर तांबा भी होता है, साथ में मैग्नीज भी होता है, ठीक है। मैग्नीज की पता हो आपको भारवेली खदान, भारवेली खदान, जबकि तांबा के लिए मलाज खंड प्रसिद्ध है। तो दोनों आप खाने ध्यान रखिएगा, मलाज खंड, भारवेली। बालाघाट में तांबा और मैग्नीज का उत्पादन होता है, जबलपुर में संगमरमर का, जबकि झाबुआ में आप देखेंगे एस्बेस्टस का उत्पादन होता है, ठीक है। और इंदौर में किसका होता है? इंदौर में किसी का नहीं होता है, ठीक है। मालवा वाला क्षेत्र है, आपको यहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टान मिलेगी, ग्रेनाइट की चट्टान आग्नेय चट्टान होती है, वो प्राप्त होगी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्न स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने पहले प्रश्न में चर्चा की थी, अब आप आंसर कर पा रहे होंगे। मलाज खंड जो कि बालाघाट में स्थित है, तो मलाज खंड में सबसे ज़्यादा आपका मिलेगा तांबा। और तांबा के मामले में अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में कि तांबा का उत्पादन जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, वह कौन सा स्थान रखता है आपका तांबे के मामले में मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो तांबे के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान होता है, तो आप देख सकते हैं उसका स्थान कौन सा होता है आपका, प्रथम स्थान पर दर्ज होता है। धारवाड़ कोडप्पा की श्रेणी में यह पाया जाता है। देश की सबसे बड़ी ये खान होती है आपके मलाज खान, देश की सबसे बड़ी तांबे की खान है, भारत की बोल रहे हैं, मलाज खान। जबकि भारवेली एशिया की सबसे बड़ी खान है आपकी मैग्नीज की, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? छत्तीसगढ़ गठन हो गया, कुल आपको पता होगा, कल भी हमने चर्चा की थी, कल चर्चा किए थे। तब आपका छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब तक आपके 61 जिले बन चुके थे। जैसे आप 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 36वें राज्य के रूप में अलग होता है, तब 16 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो फिर बच जाते आपके कितने जिले? 45, राइट। तो ये आपके मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात कितने जिले बचते हैं? 45 जिले, ठीक है। और आपको यहाँ पर यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1998 में मई में 28 मई और 15 जून
ये 28 मई आपका, और ये 15 जून। यहाँ पर आपके 10 जिलों का निर्माण होता है, यहाँ पर 6 जिलों का निर्माण होता है। 1991 की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका VR दुबे समिति का गठन किया जाता है, और यहाँ पर आपका सिंहदेव समिति, ठीक है। फिर आगे चलकर आपने देखा होगा 2003 में 3 जिले बनते हैं, 2008 में आपके कितने जिले आपके यहाँ पे बनेंगे, फिर से 2 जिले। फिर आप देखेंगे 2014 को 1 जिला बनेगा आपका आगरमालवा। फिर आपका 31 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी एक नया जिला बनेगा। तो इस प्रकार अब वर्तमान में 52 जिले मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45। नेक्स्ट प्रश्न, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया, वह कौन सा है? तो पता होगा ये भी कि कोलो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कोनो पालनपुर, इस कोनो पालनपुर को पहले ये अभ्यारण्य था। अभ्यारण्य का निर्माण कब हुआ था आपका? 1992 में। ये क्या बना था आपका? अभ्यारण्य। लेकिन इसे 2019 में क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क। इसलिए मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हो गए, और इसी नेशनल पार्क में जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है आपका नेशनल पार्क? गुजरात में। तो वहाँ से एशियाई बब्बर शेरों को लाया जा रहा है आपका कोनो पालनपुर में, और ये कहाँ पर अवस्थित है? श्योपुर। श्योपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका कोनो पालनपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको साधारण से बता रहा हूँ। 2003 मतलब 3 जिले बने, उसके बाद 2008 में आपके 2 जिले बने। कौन कौन से? जैसे कि आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, मैप के माध्यम से इसको याद कर रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। एक जिला यहां पर है आपका, और एक जिला सबसे पश्चिमी, एक सबसे पूर्वी सिंगरौली, जबकि एक सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, ठीक है। ये झाबुआ से अलग हुआ है आपका, ये झाबुआ से अलग होता है। ये आपका 49वां जिला है, जबकि सीधी से अलग कौन सा हुआ आपका? सिंगरौली। ये आपका 50वां जिला है, ठीक है। तो दोनों जिलों का निर्माण कब हो रहा है आपका? 2008 में। तो आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया विकल्प? सिंगरौली और अलीराजपुर, विकल्प नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इंडिया का मैप बनाता हूं, और इंडिया के मैप के आधार पर केवल इस प्रश्न तक सीमित नहीं रहेंगे, अन्य प्रश्नों के भी आप उत्तर दे पाएंगे। उसका मैप देखिएगा, थोड़ा शॉर्ट में देखिएगा आप। ये आपका प्यारा सा भारत। अब देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है? MP, यहाँ पर आपका राजस्थान, यहाँ पर आपका UP, यहाँ पर आपका गुजरात, ये महाराष्ट्र, और ये छत्तीसगढ़, ठीक है। हमें MP के आसपास ही भटकना है। देखिएगा आप, दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक, पालनपुर एक जगह का नाम है आपका जो गुजरात में अवस्थित है, तो इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। फिर देखिएगा, राजस्थान में ही एक पठार है, इस पठार का नाम है मेवाड़ का पठार। इसके बाद आप देखेंगे MP में, और कुछ विस्तार इसका राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, इसे कहा जाएगा मालवा का पठार। इसके बाद मालवा के पठार में ही
इसी मालवा के पठार में, यदि आप देख पा रहे होंगे ग्रीन वाला पेन, इसी मालवा के पठार में ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम हो जाएगा विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहीं पर दक्षिण में आप देखेंगे तो एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगती हैं, उसे कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्लियर हुआ। फिर आप देखेंगे इसके बाद में आपका ये जो हिस्सा आ जाता पूरा, इस पूरे को बोला जाता है दक्कन का पठार। और इसी दक्कन के पठार में दो संरचना देखने को मिलेगी, आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। क्लियर हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। ठीक है, पूछा गया है कि अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। ये आपका अरावली हो गया, अरावली, ये आपका कौन सा हो गया, विंध्यन हो गया। अगर विकल्प में यहां पर मेवाड़ का पठार अगर होता, क्या कहा मैंने, मेवाड़ का पठार अगर होता तो आपका आंसर क्या होता, मेवाड़ का पठार। ध्यान रखिएगा जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है ये मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजर रही है। क्लियर हुआ। अभी बताइए, छोटा नागपुर का पठार तो आपका इधर बिहार वाले एरिया, झारखंड वाले एरिया में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो एरिया आपका यहाँ पर आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ये तो हो नहीं सकता है। दक्कन का पठार में नीचे बताया तो ये आपका नहीं होगा, ये जब नहीं होगा प्रायद्वीपीय पठार नहीं होगा, तो एक ही विकल्प बनता है, बेस्ट विकल्प, वो हो जाएगा आपका मालवा का पठार। और इसी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, 881 मीटर हाइट रहेगी, सिद्ध बाबा की चोटी, सॉरी सिगार चोटी। कौन सी, सिगार चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी आपके मालवा के पठार की। दूसरी आपकी जाना पाओ की पहाड़ी रहती है। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो देखते हैं हम फिर से, जैसे कि आपका उत्तराखंड से अलकनंदा भागीरथी के रूप में गंगा नदी उद्गमित होती है। उसके बाद उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। इस यमुना नदी से सबसे पहले चंबल नदी, उसके बाद आप देखेंगे इसी में आकर मिलती है आपकी सिंध नदी। सिंध के बाद आप देखेंगे बेतवा नदी, फिर आएगी आपकी केन नदी। तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल, बस आंसर आ गया आपका। जबकि यहाँ से टोंस नदी, सतना के कैमूर पहाड़ी से, अमरकंटक से आपकी सोन नदी, तो किससे मिल रही है आपकी, गंगा से सीधी मिल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प में केन है, मिलती है यमुना से, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, सोन आपकी उससे नहीं मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोन नदी, जो कि अमरकंटक के से निकलती है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय के सबसे करीब स्थित है। जब आप मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि कौन सी रेखा की बात की जा रही है। जैसे कि आप यह मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं, क्लियर है। अब देख जिले कौन कौन से उनको मेंशन कर लेते पहले, ठीक है। ये आपका रीवा, ठीक है, यहाँ आपका सागर, ये आपका हो जाएगा उज्जैन, ये हो जाएगा आपका होशंगाबाद, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि आपका जो IST भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय जो गुजरता है आपका 82.5, कौन सा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि आपका इसका जो मुख्यालय है, जो ये भारत का मानक समय रेखा है, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर, इलाहाबाद के नैनी गांव में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के एक जिले से होकर गुजरता है, उस जिले को बोला जाता है सिंगरौली।
तो भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, वो जिला कौन सा है? सिंगरौली। लेकिन विकल्प में सिंगरौली दिया नहीं है, इसलिए सबसे पास में कौन सा स्थित आपका? रीवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रीवा। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए 82.5 डिग्री के पास में कौन सा जिला है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? रीवा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कल भी इस प्रश्न की चर्चा की थी। बरगी बांध बरगी नदी पर, नर्मदा की सहायक नदी है। ओंकारेश्वर आपका खरगोन में आ जाएगा। इंदिरा सागर आपका किस में आ जाएगा? इसे महेश्वर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा आपका। फिर आप देखेंगे बाण सागर, ये किस पर आ जाएगा आपका? सोन नदी पर। जिला कौन सा हो जाएगा आपका? शहडोल। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? कल भी यह प्रश्न था आपके सामने। सोयाबीन का सबसे उत्पादन होता है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस भाग में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो वह आंसर हो जाएगा आपका मालवा क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मालवा में भी कौन सा जिला? आपका उज्जैन। उज्जैन में सोयाबीन की उत्पादकता प्रतिशत में। एक और डिस्ट्रिक्ट आता है आपका सागर, यहां पे भी सबसे ज्यादा आपका सोयाबीन का उत्पादन होगा। बाकी पूरा मालवा वाला जो क्षेत्र है, पूरे मालवा वाले क्षेत्र में आपका किसका उत्पादन देखने को मिलेगा? आपको पूरे मालवा वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा सोयाबीन का उत्पादन। और पूरे मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रफल है, जो फसल उत्पादन का क्षेत्र है, उसका 57% आपका सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जिलों को प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जहाँ प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिएगा हम व्यवस्थित करते हैं। देखिएगा, मंडला 4, उसके बाद हो जाएगा इंदौर 1, फिर हो जाएगा आपका होशंगाबाद 3, फिर हो जाएगा आपका डिंडोरी 2। तो आंसर 4 1 4 1 3 2। कहाँ पे? 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है? 500 मेगावाट की इकाई कहाँ पर है? तो आप देखेंगे जैसे कि आपका ये बिरसीपुर जो है, ये बिरसीपुर की अवस्थिति कहाँ है? इसे संजय ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी का नाम छत्तीसगढ़ में बीरसिंहपुर मिलता है। ठीक है, और इसी की उत्पादन क्षमता कितनी मिलेगी आपको? 500 मेगावाट। ठीक है, अन्य के बारे में भी यदि आप जानना चाहें कि अन्य वाला क्षेत्र भी आपको कहाँ मिलेगा, तो सारणी या चांदनी ताप विद्युत केंद्र देखेंगे, या सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र देखेंगे, तो यह तो बैतूल में हो जाएगा आपका। सतपुड़ा, पूरा नाम लिख रहा हूँ, सारणी ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ पर आपका? बैतूल। ठीक है, फिर आप देखेंगे चचाई ताप विद्युत केंद्र, तो चचाई क्या कहाँ पर हो जाएगा आपका? फिर छिंदवाड़ा में आप देखेंगे, छिंदवाड़ा में कौन सा मिलेगा? छिंदवाड़ा में कोई सा नहीं, आपका ये हो जाएगा आपका बैतूल में। फिर आप सबसे पहला वाला अगर देखेंगे चांदनी ताप विद्युत केंद्र, यह प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, जो कि आपका कहाँ पर है? बुरहानपुर में। ठीक है, तो बुरहानपुर में कौन सा आपका? चांदनी ताप विद्युत केंद्र।
ठीक है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र आपका बुरहानपुर में है और यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय में समय के अंतर पर विचार कीजिए। करते हैं हम विचार। ठीक है, पहले तो एमपी का मैप बना लेते हैं। देखिएगा कौन सा जिला पूछा है, सीधी और झाबुआ। झाबुआ आपका लगभग अलीराजपुर के पास में है, ये मान सकते हैं। ये कब पूछा जा रहा है आपका 2008 में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अलीराजपुर जिले का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका कौन सा जिला, ये पूरा आपका अलीराजपुर और झाबुआ है। ये आपका ऊपर झाबुआ और नीचे अलीराजपुर है। और अलीराजपुर का जो अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार हमने बात की थी, तो कितना मिलेगा आपको 74.9 मिनट, यही मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा आपका सीधी, तो ध्यान रखिएगा आपका सीधी सिंगरौली, ये भी 2008 में बन रहे, तो ये मान लेते ये भी नहीं बना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कौन सा आपका, ये एक सीधी है, यहाँ पर ये सीधी और ये सिंगरौली। इसका जैसे यहाँ पर विस्तार आप देखेंगे तो 82 डिग्री 48 मिनट, ये विस्तार मिलेगा हमें। अब देखिएगा दोनों का लगभग कितना डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस दोनों का देखने को मिल रहा है अक्षांश विस्तार। अगर इसको 75 मान लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसको क्या मान लेते हैं 82, तो 82 माइनस अगर करें आप कितना 75, तो कितना बचेगा आपका, बताइए कितना बचेगा। लगभग आप देखेंगे 5 और 7, 5 7 कितने हो जाएंगे आपके 12, और 12 में यदि 4 का इंटू करेंगे तो 12 चौको 48, 48। ठीक है, ये 48 मिनट है। ठीक है, 48 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। विकल्प देखिएगा, 1 घंटे सूर्योदय 1 घंटे पहले उदय होगा तो नहीं होगा, बिल्कुल कह नहीं सकते। 60 मिनट इनका अंतर नहीं होगा। झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, 1 घंटा तो काम ही नहीं है। अब सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। अब सीधी वाला जो इधर वाला एरिया है वहां पे आधे घंटे पहले उदय होगा, जबकि आधे घंटे बाद में इधर उदय होगा। तो ये जो अंतर मिल रहा है हमें लगभग 48 मिनट का। लेकिन बात की जा रही है सीधी की, इधर भी एक पहले जिला है तो अंतर और कम हो जाएगा। तो 48 से और कम होकर कहाँ पर जाएगा 30 मिनट में। तो आधे घंटे का पहले उदय होगा आपका सीधी वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आप सोच रहे होंगे 12 में 4 का इंटू क्यों किया है। प्रत्येक 2 देशांतर को या प्रत्येक एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्या कहा मैंने, प्रत्येक एक देशांतर को पार करने में। जैसे कि मैंने कहा आपका ये पूरा क्या है 360 डिग्री का, और पृथ्वी इसे 24 घंटे में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में पूरा कर लेती हैं। तो मैंने कहा कि इसका आधा भाग कितनी देर में पूरा करेगी, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री ये 6 घंटे में पूरा कर लेगी। ये भी 6 घंटे में, 6 में 6 चौको 6 13 6 चौक 24 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 6 घंटे में 90 डिग्री। तो फिर आप ऐसे करते हुए जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जब 1 घंटे की बात की जाएगी तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। 15 छंग 90 हो तो 15 डिग्री 1 घंटे में, इसका मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री। तो आप देखेंगे फिर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए हमने 12 में जो 12 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा था उसमें हमने क्या किया 4 का इंटू कर दिया। मिनट में हमारे आंसर आ गए और मिनट के आधार पर हमने देख लिया कि सीधी में आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन से आच्छादित है। तो मध्य प्रदेश राज्य है वन से आच्छादित, आपको पता होगा। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो वन स्थिति 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट आई है आपकी 17 नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 520 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट है ये।
चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? ठीक है, चंबल नदी घाटी में अपर्दन जो होता है उसे कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। ठीक है, अवनालिका अपर्दन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? गली अपर्दन। ठीक है, अवनालिका या गली अपर्दन आप कहेंगे। तो चंबल नदी घाटी में यह पहले होता है। सबसे पहले क्या होता है? शीट अपर्दन होता है सबसे पहले, फिर होता है आपका रेल अपर्दन, फिर होता है आपका गली अपर्दन। ये इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, इस क्रम में आप विकास देखेंगे। पहले अपर्दन क्या होगा? परत हटेगी, फिर छोटी सी नाली बनेगी, बड़ा नाला बनेगा, फिर आपका एक बड़ी सी अवनालिका बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है, 2009 में भी पूछा है, 2010 में भी पूछा है, लेकिन यहाँ का विकल्प ही नहीं है। समझ पा रहे? ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा राजधानी है वो ऊर्जा राजधानी कौन सी आपकी? सिंगरौली। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा कि सिंगरौली हमारी ऊर्जा राजधानी है? क्योंकि यहां पर एक ताप विद्युत केंद्र जिसे बोला जाता है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र, जहां से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको सबसे करीबी विकल्प देखना होगा, क्योंकि सीधी किससे अलग हुआ है? सिंगरौली किससे अलग हुआ है? सीधी से। कब अलग हुआ है आपका? 2008 में। तो हम कहेंगे कि सिंगरौली अगर नहीं है, अगर वैसे तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए अगर आ जाए तो, पर इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? ए लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर निर्मित है। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध आपका देखेंगे तो ये सरदार सरोवर बांध गुजरात वाले क्षेत्र में आएगा। गुजरात वाले क्षेत्र में नर्मदा नदी पर निर्मित है, और इसी के पास में आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हो गया आपका ये स्टैच्यू, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कौन सा वहाँ पे कौन सा स्थान हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा वह स्थान है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। सबसे ऊंची हाइट पर स्थित प्रतिमा है, और वह नदी हो जाएगी नर्मदा। और कहाँ पर है? सरदार सरोवर परियोजना के थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन वो स्थान आपको बताना है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार सरोवर बांध किस पर? आपका नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अब देखिएगा क्या गलती करते हैं आप लोग। ठीक है, कहीं तो क्या करेंगे, सिर्फ ये डाटा याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर या तो करके तुरंत ये आ जाएंगे या फिर ये आ जाएंगे, आगे देखना भूल जाएंगे कि आगे 3 लिखा है या 4 लिखा है। तो 308 252 है। वैसे तो मैंने आपको कल बताया था कि 308 और 245, 308 245 है, लेकिन मैंने ये कहा था अगर ये भी विकल्प हो और ये वाला भी विकल्प हो तब आंसर करना है ये वाला। अब ये तो विकल्प आपको किसी में दिख नहीं रहा है, गलती से ये मत लगा देना आप। समझ रहे हैं आप? आगे वाला डाटा देखिए, गलत है तो ध्यान रखिएगा। मैंने 245 बोल दिया तो आपके माइंड में क्या रहेगा? 245। तो इस चक्कर में आप गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है विकल्प को, फिर आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 308 252। अगर विकल्प में ये भी होता है तो आंसर आपका किलोमीटर स्क्वायर ये वाला क्षेत्र आंसर माना जाता है। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो आपका कृषि विश्वविद्यालय आपका जबलपुर वाले क्षेत्र में आप देख पाएंगे कि जबलपुर में आपका कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, और ये जो कृषि विश्वविद्यालय है आपका, और एकमात्र भारत में जो जबलपुर में बना था आपका कृषि विश्वविद्यालय, और एक आपका ग्वालियर क्षेत्र में आप देखेंगे तो कृषि विश्वविद्यालय का आपको हो जाएगा आपका जबलपुर वाले क्षेत्र में।
अमरकंटक स्थित है? कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या एमपी में, जहाँ से आपकी सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है, वह क्षेत्र आपका अमरकंटक, और यह मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, माउंट अमरकंटक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आने से पहले आप लोगों के लिए घोषणा है। घोषणा इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा ली जाती है, उसी मुख्य परीक्षा की एक रणनीति के रूप में एक तैयारी किस प्रकार से की जाए और एक विस्तृत सिलेबस को किस प्रकार से संकलित की जाए, उसका अध्यापन का कार्य आपका जीएलसी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो होगी, जल्द ही इसकी शुरुआत होगी, 23 जून को इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और एक टारगेट बेस की तरह से इसको लिया जाएगा और लगभग मेरे दरमियान से इसे 5 मंथ का टारगेट बनाकर इस कोर्स को फिनिश किया जाएगा और आपको एक बेहतर रणनीति के साथ, एक परिपक्वता के साथ आपको तैयार किया जाएगा। क्लियर है? तो आप यदि चाहे ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, किसी भी रूप में आप इसे परचेस कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका बरगद। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो डायनासोर की स्थापना किस जिले में की जा रही है? धार वाले डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? धार। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन भारवेली खदान में होता है, बालाघाट के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले क्षेत्र हेतु। तो कोयला क्षेत्र के लिए हमारा सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे अच्छी किस्म की आपको क्या मिलेगी? आपको सबसे अच्छे किस्म का कोयला प्राप्त होगा। जबकि मोटी परत वाले कोयले की बात की जाए तो मोटी परत वाले कोयला आपको सोहागपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, वहां पर कोयले का भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जल विद्युत क्षमता। मध्य प्रदेश के कुल जल विद्युत क्षमता देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी, 40,30,30,000 किलोवाट। ठीक है, बस डाटा याद रखिएगा। शायद ऐसे प्रश्न आप पूछे कम जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रहे तो याद रखिएगा। वुल्फ फ्रॉम खनिज अयस्क है। ये टंगस्टन का प्रमुख खनिज अयस्क है। किसका? टंगस्टन का। लोहे के क्या अयस्क हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, तो ये चारों अयस्क किसके हो जाएंगे? आपके लोहे के। कोरंडम जो होता है, कोरंडम एक अयस्क है आपके क्या? ठीक है, तांबा। तांबा का उत्पादन कहाँ पे आपका सर्वाधिक होता है? बालाघाट वाले क्षेत्र में, मलाजखंड वाला एरिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कौन सी है? कहाँ मध्य प्रदेश की नदियां कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नर्मदा और ताप्ती के अलावा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल नदियों का एक शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिएगा, मऊ के जाना पाँव से आपकी निकलती चंबल नदी, फिर आपका निकलता है शिप्रा नदी, फिर निकलती आपकी काली सिंध नदी, फिर निकलती आपकी सिंध नदी, फिर आपका रायसेन के कुमराबाऊ से बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा के बाद आपका देखेंगे केन नदी निकलेगा, फिर निकलेगा आपका टोंस नदी, फिर देखेंगे आप सोन नदी होगा आपका, यहीं से आपका नर्मदा नदी, फिर आप देखेंगे यहाँ पर ताप्ती नदी, यहाँ से आपकी वर्धा नदी, यहाँ से आपका निकलेगा बालाघाट से वैनगंगा, इसका नाम हो जाएगा प्राणहिता। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये सारी नदियों में से अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, ये दोनों तो आपकी गंगा नदी में जाती है। कौन कौन से ये दोनों? एक सोन है आपका और एक हो जाएगा आपका टोंस। ये आपका हो जाएगा केन, ये बेतवा, ये सिंध, ये काली सिंध, ये आपका हो जाएगा छिपरा, ये हो जाएगा आपका चंबल। ठीक है, सभी किस में मिल रही है? चारों नदियाँ आपका
किस में मिल रही है? ये नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। और ये आगे जाकर किस में मिल जाती है आपकी? जो गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो गंगा नदी मिल जाती है। और गंगा नदी फाइनली आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ताप्ती और नर्मदा तो बना रही है आपकी अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मुहाना बना रही है, तो हिंद महासागर में तो बनाती नहीं है, नदियों में मिल जाती हैं, दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। बताइए सही है या नहीं? अरब सागर में कोई सी नदी जाकर गिर रही है? बिल्कुल नहीं। बंगाल की खाड़ी में सिर्फ नर्मदा और ताप्ती जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर डी, दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? महानदी आपका जो है, ध्यान रखिएगा, महानदी जो अपवाह तंत्र है इसका संबंध मध्य प्रदेश से है, और यही मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है महानदी, क्योंकि इसकी दो सहायक नदी है आपका, दो सहायक नदी है, एक तांडा नदी है, कौन सी? तांडा, और एक और कोई सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक वाले क्षेत्र से उद्गमित होती है, तो तांडा बनती है मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली महानदी की सहायक नदी, और महानदी का उद्गम होता है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन से, इसलिए इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। नर्मदा का भी है ही सही, ताप्ती का आपका बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जबकि कृष्णा नदी का उद्गम जो है आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से होता है, ठीक है। तो कृष्णा नदी का संबंध मध्य प्रदेश में से नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर ए डी लगाया गया है, लेकिन मैंने अगर इसको नदी अपवाह तंत्र के आधार पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट विकल्प में मानूंगा इसका विकल्प नंबर डी, लेकिन आयोग ने इसका ए भी आंसर सही माना है, डी भी माना है, क्योंकि उद्गम तो मध्य प्रदेश से नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ बेसिन से होता है, लेकिन इसकी सहायक नदियां जो है वो मध्य प्रदेश से उद्गमित होती हैं, इसलिए महानदी अपवाह तंत्र का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक है, लेकिन कृष्णा अपवाह तंत्र का बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। तो आंसर तो डी लगा दीजिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर महानदी माना, तो आप दोनों में से जो भी चयन करेंगे दोनों सही माना जाएगा। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया है? तो विदर्भ वाला क्षेत्र है, अकोला, अमरावती, बुल्डाना, ठीक है, इन सभी को शामिल कर दिया गया है, तो विदर्भ आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग पहले किस राज्य में था? तो आपको पता है कि पहले मध्य प्रदेश राज्य में था, पार्ट सी के अंतर्गत, सीपी बरार के अंतर्गत, और 8 जो क्षेत्र थे मध्य प्रदेश के सी पार्ट में जहां पर मराठी भाषा बोली जाती है, और कौन कौन से आपका? अमरावती, बुल्डाना, चंद्रपुर, यवतमाल, अकोला, ठीक है, बुल्डाना, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये आपके किस में थे? मध्य प्रदेश के पार्ट सी में। अब कहाँ चले गए आपके? महाराष्ट्र में, तो आपके ए पार्ट के अंतर्गत शामिल थे। बढ़ते हैं सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 69 वाला क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 70 वाला क्वेश्चन। विदिशा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विदिशा आपको पता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से आपकी बेतवा नदी का उद्गम होता है, जो कि विदिशा से होते हुए यह गुना से फिर ललितपुर में चली जाती हैं, और यह आगे जाकर झांसी से निकलती हुई यह आपकी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो आपका जो विदिशा अवस्थित है आपका बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम वाइंड अप करेंगे, और आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, इसका लाभ लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।